बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं न्यूज़ टुनाइट और मैं हूं ईमान नवाज। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की सियासत में तेज़ी से बदलती हुई उस सूरत हाल की जहां एक तरफ आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात ने मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एक दूसरे के आमने सामने ला खड़ा किया है, तो दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ के अंदर भी इख्तिलाफात और नई सियासी सकबंदियों की खबरें सामने आ रही हैं। आज़ाद कश्मीर में मुस्लिम लीग नून हुकूमत साजी की जानिब बढ़ रही है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस अमल को चैलेंज करने का फैसला कर लिया है। पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ ये है कि बास हल्कों में दोबारा इंतखाबात और इंतखाबी अमल मुकम्मल किए बगैर हुकूमत साजी आईनी तकाज़ों के मुताबिक नहीं, जबकि मुस्लिम लीग नून का दावा है कि वो भारी बल्कि 2/3 अक्सरियत के साथ हुकूमत बनाने जा रही है। लेकिन असल सवाल यह है कि क्या आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात का तनाज़ा सिर्फ आज़ाद कश्मीर तक महदूद रहेगा या इसके असरात इस्लामाबाद में कायम मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के हुकूमती इत्तेहाद पर भी पड़ेंगे, क्योंकि दोनों जमातों के दरमियान इख्तिलाफात पहले भी सामने आते रहे, लेकिन इस बार सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ दिखाई दे रही है। पीपल्स पार्टी के हुकूमती मामलात में ताउन महदूद करने की खबरें, फिर मुस्लिम लीग नून की जानिब से इत्तेहाद बरकरार रखने की ख्वाहिश और दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ के साथ मुबैना राब्तों के दावे, ये सब आने वाले दिनों में एक बड़ी सियासी तब्दीली की बुनियाद भी बन सकते हैं। और इसी दौरान तहरीक इंसाफ के अंदर भी हालात मामूल के मुताबिक नहीं है। सलमान अकरम राजा और मशाल यूसुफजई के दरमियान शदीद इख्तिलाफात, शानदाना गुलजार की जानिब से पार्टी के अंदर माली मामलात पर संगीन सवालात और फिर इमरान खान की जानिब से पुराने और नाराज पार्टी रहनुमाओं को दोबारा मुत्तहद करने की मुबैना कोशिश ने पीटीआई की अंदरूनी सियासत को भी तवज्जो का मरकज़ बना दिया। इसके साथ साथ 27 सितंबर के एहतजाजी कॉल, वज़ीर आला KP सोहेल आफरीदी के नाअहली के खदशात, अलीमा खान के बयानात और रावलपिंडी के हालिया वाक़े के बाद हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान सियासी कशीदगी भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो क्या आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात पाकिस्तान के मौजूदा सियासी इत्तेहाद के लिए एक बड़ा इम्तिहान बन चुके हैं? क्या पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का इत्तेहाद वाकई खतरे में है? और क्या पीपल्स पार्टी तहरीक इंसाफ के करीब जा सकती है? और क्या तहरीक इंसाफ अपने अंदरूनी इख्तिलाफात ख़त्म करके एक नई सियासी हिकमत अमली के साथ मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है? इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए ज्वाइन किया है बशीर मेमन साहब ने, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है। इसके साथ साथ कादिर मंदोखेल साहब ने मुझे ज्वाइन किया, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हैं। बहुत शुक्रिया दोनों के ज्वाइन करने का। बशीर मेमन साहब, मैं सबसे पहले तो आपकी तरफ आऊँगी। सर, आज़ाद कश्मीर के इलेक्शंस बड़े मुतनाज़े बन गए हैं। पहले ही 3 मरहलों पे इलेक्शंस पर बड़े सवालात उठाए जा रहे थे कि इसकी शफाफियत कैसी होगी और इम्पैक्ट आएगा एक रिजल्ट्स का दूसरे अजला पर। और पीपल्स पार्टी मुसलसल आप लोगों पर धांधली के इल्ज़ामात लगा रही है, लेकिन इस वक्त इंटरेस्टिंग बात यह है कि जहाँ पर पीपल्स पार्टी ये बात कर रही थी कि आप लोगों ने धांधली की आज़ाद कश्मीर में, अब नून लीग वाले भी कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी ने धांधली की है। चौधरी मोहसिन अजीज़ साहब जो हैं वो वहाँ से हार गए हैं और वो ये कह रहे हैं कि दोबारा से काउंटिंग की जाए, उस हल्के को खोला जाए और अगर वो ना जीते तो वो सियासत छोड़ देंगे। तो सर, ये क्या हो रहा है? अब आप लोग उन पर इल्जामात लगा रहे हैं कि उन्होंने धांधली की है। वाकई इस हल्के में कोई प्रॉब्लम आया? अस्सलाम वालेकुम बेटा, सबसे पहले तो आपको अस्सलाम वालेकुम, आपके सारे व्यूअर्स को अस्सलाम वालेकुम, अब्दुल कादिर मंदोखेल साहब को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दूसरा ये है कि मैं आपको एक अर्ज करूं कि इलेक्शन का प्रोसेस, तीनों प्रोसेस हो गए, बाकी जो रह गया प्रोसेस वो अपने टाइम पे होगा। और मुझे नहीं पता कि वो देखिए, वो अलग स्टेट है, उसका सुप्रीम कोर्ट अपना है, उसका इलेक्शन कमीशन अपना है, उसका हाई कोर्ट अपना है, उसकी गवर्नमेंट अपनी है, इसलिए वहां पे आजाद जम्मू और कश्मीर का वजीर आजम होता है और सदर भी उसका अलग होता है। अब वो जाहिर है उधर ही के इलेक्शन कमीशन में ही उन्होंने कहा है मोहसिन अजीज साहब ने कि जी मेरी रिकाउंटिंग करें। वो तो जाहिर है एक लीगल प्रोसेस है, वो होता है नहीं होता वो मुझे नहीं पता। वो तो जाहिर है उनका राइट है, मैं मतलब उनका राइट है, उनका हक है, ये वो लेना चाह रहे हैं। अच्छा, जो पीपल्स पार्टी को जो एतराजात थे, जो उनके खदशात थे, जो उनकी बातें थी, वो उनको मतलब वहां पे इलेक्शन कमीशन में उन्होंने किए हैं। जो इलेक्शन कमीशन से रिजल्ट आएगा जाहिर है वही वही होगा। और फिर इस जो मतलब मैं ये समझता हूँ, और ये मुझे नहीं पता आईनी तौर पे, इसलिए कि आज़ाद कश्मीर के जो आइन है उसमें थोड़ा बहुत पाकिस्तान से थोड़ा सा वो चेंज भी है कहीं कहीं ना। कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि हमें चूंकि पता नहीं है। मैं चूंकि वहां पे रहा हूँ तो मुझे थोड़ा बहुत चीजों को मुझे पता है। अच्छा, ये देखिए, यहाँ पर है केयर टेकर गवर्नमेंट आती है पाकिस्तान में, चारों सूबों में जहां पर भी इलेक्शन होता है तो केयर टेकर गवर्नमेंट आती है, ये को आइन में लिखा हुआ है। और फेडरल में भी केयर टेकर गवर्नमेंट आती है। आजाद कश्मीर की हुकूमत कंटिन्यू करती है और नेक्स्ट हुकूमत को चार्ज देती है।
और आपको एक ट्रेडिशन बताऊं जी। कि वहां का जो वजीर आजम आउट गोइंग होता है, जिस तरह अभी फैसल राठौर साहब है, वो जब जाएंगे तो जिस दिन हलफ बर्दारी की प्राइम मिनिस्टर की तकरीब होगी तो वो स्टेज पे साथ बैठते हैं। तो ये वहाँ की ये एक रिवायत है। और दूसरी रिवायत यह है कि चीफ सेक्रेटरी और आईजी आजाद जम्मू और कश्मीर, वो दोनों कोहाला पुल तक उस वजीर आजम को सी ऑफ करने के लिए जाते हैं। कैबिनेट चूंकि नहीं बनी होती, वजीर आजम जो एक्स प्राइम मिनिस्टर होता है वो फिर उनको, ये नहीं है कि उनको निकाला जाता है, लेकिन यह है कि ये एक ट्रेडिशन बनी हुई है कि कोहाला पुल तक उनको छोड़ने के लिए जाते हैं। और वो भी ज़ाहिर है जाते हैं और फुल प्रोटोकॉल में उनको, मतलब आज़ाद कश्मीर स्टेट से बाहर कोहाला पुल के बाद तो चूंकि पाकिस्तान के हदूद शुरू हो जाते हैं के पी के और पंजाब के, तो कोहाला पुल तक हम छोड़ने जाते। हम गए थे छोड़ने के लिए, जो चौधरी मजीद साहब थे वो प्राइम मिनिस्टर थे, अब जाहिर है वो वहां पे उतरे, तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा, तो मैं फिर वैसे ही जब हम उतरे वहां पे तो मैंने कहा सर आपका मूड नहीं है, कहते यार ये ट्रेडिशन है, आई एम सॉरी आप लोगों को आना पड़ा। वैसे ही मैं अभी वापस जाऊंगा मुजफ्फराबाद। अच्छा। उसे मेरे साथ सब मतलब, लेकिन ये ट्रेडिशन है, अब आप लोगों ने, मतलब मैं ट्रेडिशन की वजह से आया हूँ। नहीं नहीं नहीं, एक बना होगा कोई पुराना ट्रेडिशन, या जिस तरह होता है कि एक ट्रेडिशन बना हुआ था, तो ये एक ट्रेडिशन है वहां पे, तो ये और वो फॉलो करते हैं। वहां पर आप ये सोचे कि कभी भी मार्शल लॉ नहीं लगा, कभी भी मार्शल लॉ नहीं लगा। और एक बात मैं आपको बताऊं, वहां की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, प्राइम मिनिस्टर हो या कोई मिनिस्टर हो, कोई भी अफसर, सेक्रेटेरिएट एक ही है, जिसमें आईजी भी वहीं पे बैठते हैं और प्राइम मिनिस्टर साहब भी वहीं पे बैठते हैं। सारे मिनिस्टर्स उसी कैंपस, उसी बाउंड्री वॉल में बैठते हैं। और मेरे ख्याल में किसी को भी ये राइट नहीं है कि किसी आम आदमी को रोक सके। अगर मीटिंग ना हो रही हो तो लोग ऐसे ही चले आते बगैर बताए। वहां बिल्कुल वोटर की वहां पर बहुत ज्यादा इज्जत है, और आम आदमी वहां पर बिल्कुल, मतलब मिनिस्टर या जो भी है, ही इज अप्रोचेबल। मैं वैसे ही आपको बता रहा था, मतलब कुछ चीजें। लेकिन मुझे नहीं बशीर पता साहब, आइन में राना क्या है, सनौला क्या साहब भी नहीं। कह रहे थे कि फैसल मुमताज राठौर साहब की जो सीट है वो खतरे में है, तो फिर वो कैसे जीत गए वहां पर? आपको लगता है कि वो इस वक्त शफाफ तरीके से जीते हैं, या आप समझते हैं वाकई कि वहां पे धांधली हुई है? नहीं, वहां पे मैं आपको एक अर्ज करूं, वहां पे बेटा टोटल जो है ना पॉपुलेशन है 50 लाख। उस वक्त मैं जब था तो 35 लाख थी, 3.5 मिलियन। तो वहां पर हल्के इतने छोटे हैं और लोग एक दूसरे को जानते हैं। और दूसरी बात, नॉन वायलेंट किस्म की सोसाइटी, मैं बात कर रहा हूं जब मैं वहां पे आईजी था, इसलिए मैंने वहां पे इलेक्शंस करवाए थे। नॉन वायलेंट किस्म की सोसाइटी है, आपको वेपन नहीं मिलेगा। पिछले मैंने रिकॉर्ड निकाला था, तो पिछले 15 साल में कोई रोड रॉबरी नहीं हुई थी, 15 साल के रिकॉर्ड में, और कोई हाउस रॉबरी नहीं हुई। जी सर। और मेरे होते में सिर्फ एक 1.5 साल के अरसे में एक ही डकैती हुई थी दुकान पे मीरपुर में, जो कि 24 घंटे में ट्रेस हुई थी। एक बात कर रहा हूँ, नॉन वायलेंट सोसाइटी है, इंतहाई बेहतरीन किस्म की सोसाइटी है, बेहतरीन किस्म के लोग हैं, मेहमान नवाज लोग हैं। और मैं नहीं समझता कि ये जो भी है, मुझे नहीं पता, लेकिन जाहिर है पॉलिटिकल टेम्परेचर जो है वो बहुत ज्यादा नहीं है। ठीक। मदोखेल साहब, ये फैसल राठौर साहब तो जीत गए हैं सीट पर। यही इससे कबल भी मैं बशीर साहब से सवाल किया था कि चौधरी मोहसिन अजीज साहब इल्जामात लगा रहे हैं कि पीपल्स पार्टी ने वहां पर धांधली की है और ये फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं हुए हैं उस सीट पर। फैसल मुमताज राठौर की सीट पर इस वक्त क्वेश्चन उठाया जा रहा है, और अब नून लीग ये कह रही है कि आप लोग झूठी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं, और जब आप लोगों से सबूत मांगे जाते हैं कि धांधली के सबूत दें तो वो भी आपके पास नहीं होते, बस रटी रटाई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस आप करवा रहे हैं अपने रहनुमाओं से। क्या रिस्पॉन्ड करेंगे? मेरे नॉलेज में इजाफा हो गया कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म को पुल तक छोड़ते हैं, तो पुल से आगे तो पाकिस्तान है ना, तो पाकिस्तान क्यों भेज रहे हैं? आप कह रहे हैं उसका अपना रूल है, अपना रियासत है, अपना सदर है, अपना सुप्रीम कोर्ट है, और साबिक प्राइम मिनिस्टर को पाकिस्तान की तरफ जो है ना वो मैं फेंकना लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करूंगा, वहां छोड़ा जाता है ताकि वापस ना आ जाए कश्मीर। ये कानून मुझे नहीं समझ बता दिया।
दूसरी बात ये कि जो आपने जिस मोहसिन अजीज का या जिसका नाम लिया है जी। तो भाई ये हम तो कहते हैं A to Z धांधली हुई है, A to Z धांधली हुई है। हमारे सैकड़ों एप्लीकेशन एक नहीं है। और फिर बहुत सारे मुस्लिम लीग नून की दोस्त ये कहते हैं कि वहाँ प्राइम मिनिस्टर हमारा है, वहाँ फलाना हमारा है। अब भाई हमारा प्राइम मिनिस्टर और हमारे सदर का यह हाल है कि रियासत के सदर के ऊपर दहशतगर्दाना हमला होता है और वो बेचारे जो है ना FIR अपने नहीं कटवा सकता है क्योंकि कानून है, रूल्स है, कॉपी पेस्ट है पाकिस्तान का और आजाद कश्मीर के इलेक्शन रूल्स। बशीर मेमन साहब DGFI रह चुका है, उनको ज्यादा आपको और मुझसे ज्यादा पता है। कॉपी पेस्ट रूल है, एक आध चीजों के अलावा जैसे हमारे यहाँ निगरान होते हैं वहां वही हुकूमत कंटिन्यू करते हैं। जब इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस होता है तो उस अनाउंस के बाद तमाम जो फंक्शन है, जो मशीनरी है सरकारी, वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मातहत होता है, भले वो पटवारी क्यों ना हो, भले वो ईमानदारी क्यों ना हो, उसकी मातहत होता है। तो एक रियासत अपनी सदर के ऊपर हमले की FIR नहीं कटा सकता हो। एक रियासत वहां पे बैलेट बॉक्स उठा के गुंडा अनासिर ले जाके 2 कारकुन हमारे शहीद करके 3 जख्मी करके हम बेबस होके सिवाय दरखास्तों देने के अलावा हमारी कोई इख्तियारात नहीं है। फिर आप कहते हो हमारा वज़ीर आज़म है, हमारा वहाँ काबीना है। फिर वहां पे जाके उसी काबीना उसी असम्बली से करारदाद पास होती है, ट्रूथ रिकंसिलेशन कमीशन यानी सच कमीशन, जिसने बिलावल साहब ने भी जिसका जिक्र बार बार किया अपने तमाम तकारीर में, उसको कोई पूछते ही नहीं है। एक्शन कमेटी वाले एहतजाज पे बैठे हुए कि हमारा मुतालबा नंबर 3 ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो माजरीन की सीटें वो खत्म करे, क्योंकि पाकिस्तान में जिसकी हुकूमत होती है वो माजरीन की सीटें जो ना वो अपनी गोद में ले लेते हैं। अब ये बातचीत चल रही थी कि सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला दे दिया है, ठीक है भाई आईनी मसला है, असम्बली तय करे। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी ये कहा कि एक्शन कमेटी वाले इलेक्शन में हिस्सा ले ले, 2/3 मेजॉरिटी हासिल कर ले, फिर आइन में तब्दील कर ले वहां के कानून साजी के जरिए। यहाँ जाके जलती पे तेल चढ़का ख्वाजा आसिफ ने, ओ ये तो कश्मीरी ही नहीं है, ये रावला कोड वालों को तो आजाद कश्मीर से ताल्लुक ही नहीं है। लेकिन अब नून लीग ये कह रही है कि पीपल्स पार्टी जो है जल्दी पर तेल छिड़क रही है। राना सनाउल्लाह ने कहा कि 10 सीटें हमारी जेब में और वो 10 सीटें उनकी जेब से निकल आई है। पीपल्स पार्टी ने क्या जल्दी पे तेल चढ़का है वो जरा बता दें। क्योंकि कल भी एक रहनुमा मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे नून लीग के, वो ये कह रहे थे कि पीपल्स पार्टी को हमारे से इतने मसाइल भी हैं, इख्तिलाफात भी हैं, तो फिर अखलाकी जुर्रत करें, अपने ओहदे छोड़ दें, अलग हो जाएं। तो अखलाकी जुर्रत तो शहबाज शरीफ करे, जो बड़ा भाई उसको वज़ीर आज़म मानने को तैयार नहीं था, अपनी बेटी को वज़ीर आला लगवाए, अपने समधी को वज़ीर आज़म नायब वज़ीर आज़म बनाए, अपने बचपन के दोस्त बमाए बांजी को ख्वाजा आसिफ को वफाकी वजीर बनाए। तो ये कहते हैं ना मंदुखिल साहब, वो किसके वोटों से बने हैं वज़ीर आज़म? सुन ले, हमारे वोटों से बने हुए। किसके वोटों से बना हुए? जब आप हमारे वोटों से बने वज़ीर आज़म और मेरे चेयरमैन बिलावल आपके कहते हैं कि आप फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म हो, वो फॉर्म 47 की वज़ीर आला है। मेरी इंटरप्रिटेशन ये है, तशरीह ये है कि इसको 2 नंबर कहते हैं, जो फॉर्म 47 के जरिए उसको 2 नंबर कहते हैं। तो आप जब 2 नंबर से वज़ीर आज़म बने हो तो आप कहते हैं ना एतमाद का वोट ले ले, कि नहीं चाहिए आपको वोट? अच्छा नहीं चाहिए। बशीर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? मेरी बात सुने, ये फॉर्म 47 के वजीर आजम की बात हो रही है, फॉर्म 47 के सदर की भी बात करें, फॉर्म 47 के चेयरमैन सेनेट की भी बात करें, फॉर्म 47 के डिप्टी चेयरमैन की भी बात करें। सबसे पहले वो रिजाइन करेंगे जी। मैं फॉर्म 47 तो बशीर मेमन साहब आप मान रहे हो ना कि आपका फॉर्म 47 के तहत वज़ीर आज़म आया, उसी ने वोट दिया है। मेरी आप तो एक्सेप्ट कर रहे हो कि हम 2 नंबर तरीके से आए, तो आप तो एक्सेप्ट कर रहे हो। पहले उसी एमपीए उसी एमएनए ने वोट सदर को सेनेट के चेयरमैन और डिप्टी स्पीकर को दिया। तो ये तो आप तस्लीम करो। मेरी बात तो सुने ना। जी जी, आप कहते हो कि फॉर्म 47 का वजीर आजम है, ठीक है। मैं कहता हूं कि पहले ये बोलने से पहले आप बोलोगे जी मैं चूंकि फॉर्म 47 का सदर हूं, मैं रिजाइन करता हूं और आइन के ऊपर अमल करूंगा। नहीं, फॉर्म 47 का नहीं होता है, सदर नहीं रहूंगा, डिप्टी सेक्रेटरी नहीं होता है फॉर्म 47 का सदर और सेनेट चेयरमैन। फॉर्म 47 का नहीं होता है। फॉर्म 47 वालों ने उनको वोट दिए, ये कहो ना, थोड़ा जुमला दुरुस्त कर ले। मैं ये कहो कि उन्होंने मुझे इलेक्ट किया ना, मैं नहीं मानता उनको। नहीं बोलो कि मैं आप ये मंदुखिल साहब अदम एतमाद ले आए फिर आप लोग पार्लियामान में। मैं तो कहता हूँ खुद एतमाद वोट लेना चाहिए।
जब हम कहते हैं आप 2 नंबर तरीके से या तो उसको खुद लेना चाहिए, मैंने जी मैं मेरे वो पूरे। दूसरी बात ये कि बशीर मेमन साहब तो ये एक्सेप्ट करें कि कौम 47 के तहत है, उसके बाद उन्होंने वोट दी है। मेरी बात तो सुनिए ना जी बशीर साहब, अब मेरी बात तो मतलब ये कह रहे हैं कि जो ये है वो जायज है, जो पीपल्स पार्टी है पहले आप तस्लीम करें ना, इसका मतलब आप तस्लीम करें कि आप 2 नंबर से आओ, कौम से तो आप स्टेज तो आप इलेक्टेड है, फिर आप क्या होती है वो अच्छा तो पहला स्टेज तो आप तस्लीम करो कि आप 2 नंबर से आओ। हम एक काम करते कादिर मंदोखेल साहब, मैं भी इलेक्शन लड़ा था, आप भी इलेक्शन लड़के आज मैंने है, अब एक काम करते। लेकिन डिबेट ये है कि मैंडेट किसी और का है सर, यही डिबेट बताया। मेरी बात तो सुनिए ना, मैं थोड़ा सा मैं गरीब आदमी हूँ, मंदोखेल है, डाटे लोग हो, कहाँ से गरीब हो? अच्छा मैं आपको पता है मेरा जो मैं था वो हो, गरीब तो नहीं हो सकता, मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूँ। नहीं वो आपके चले छोड़े दफा करें, मतलब मैं क्यों खामखा मैं क्यों इस तरह बात करूं। मुझे एक बात बताएं, आप कादिर मंदोखेल साहब आप भी एमएनए बने, मैं भी एमएनए बना हूं, हम दोनों आज ऐलान करते हैं कि हम दोनों की सीटों का फॉरेंसिक ऑडिट करवाया जाए। आज मीडिया में ऐलान करवाए, जायज बात है। मंदोखेल साहब आप बताएं। मैं ये कह रहा हूं, ऐलान करता हूं कि मेरे सीट NA 242 और बशीर मेमन साहब का जो सीट है NA जो भी नंबर है, इन दोनों का मैं ऐलान करता हूं कि वज़ीर-ए-आज़म से के इंक्वायरी एक्ट के तहत वो एक कमीशन बिठा ले और फॉरेंसिक करा ले मेरे और बशीर मेमन साहब की सीटों के। चलो मैं आपके साथ मुत्तफिक हूं। हाँ। अब आप अपनी वज़ीर-ए-आज़म को बोल दे, क्योंकि इख्तियार उसके पास है, वो इंक्वायरी कमीशन करके फॉरेंसिक करा ले। चलो मेरी बात नहीं, आज तो ईमान से कादिर मंदोखेल साहब ऐसे बिल्कुल ऐसे जिसको कहते हैं ना एक बहुत अच्छी बात। मैं हमेशा अच्छा होता हूँ। हाँ। नहीं, यू आर ऑलवेज गुड। आप इंतहाई वफादार और इंतहाई शरीफ और इंतहाई प्रोफेशनल लॉयर हैं। इतना आप लोगों को डिस्ट्रेस है तो पूरा इलेक्शन से दोबारा करवा लेते हैं, दोबारा इलेक्शन में चले जाएं। ये खुद कह रहे हैं, बशीर मेमन साहब ठीक कह रहे हैं। अच्छा देखो बेटा मेरी बात सुनो, ये किसी मीडिया पे किसी पे ये क्लिप मौजूद नहीं होगा कि कादिर मंदोखेल साहब कह रहे हैं कि मेरी सीट का कोई पीपल्स पार्टी वाला ये नहीं कहेगा। ये कादिर मंदोखेल की हिम्मत को सलाम, इनकी हिम्मत को सलाम। चले आप पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात पे तो आपने अपनी सीट का तो रिस्पांस कर दिए, तो नवाज शरीफ साहब की सीट पर भी आपको कॉन्फिडेंस है? आप रेफरी हो, उसका फॉरेंसिक करवा सकते हैं सर। अब आ जाते हैं इलेक्शन जो है वो। अच्छा अब ये बात कर लेते हैं, वो जो उन्होंने कहा ना कि छोड़ने, वो मैंने कहा था ये लॉ नहीं है, मैंने कहा था ये ट्रेडिशन है। हालांकि वो चौधरी साहब वो नहीं मैंने सीख लिया ना, मैंने कब का लॉ है। नहीं मैंने कहा कि उनको आखिरी वो दिया जाता है, वो मुल्क से निकालते हैं। ये कैसे ट्रेडिशन है कि अपने वज़ीर-ए-आज़म को अपनी जो है ना टेरिटरी से निकालते हैं बाहर। ये मैं हैरान हूं, ये ट्रेडिशन के ऊपर हैरान हूं मैं। एक सी ऑफ नहीं होता जिस तरह सी ऑफ जिस तरह होता है। सी ऑफ तो घर छोड़ देना, बॉर्डर तक क्यों छोड़ रहे हैं उसको? उनको नहीं उसमें ये है मैं कहता हूं घर तक छोड़े, जो वज़ीर-ए-आज़म साबिक है उसको अपने घर तक छोड़े, वो मुल्क से रियासत से बाहर क्यों निकाल रहे हैं उसको? ये मेरे समझ में नहीं आई। नहीं उसका हाँ ये बड़ा अच्छा सवाल है। ये हमने उधर ही चौधरी मजीद से उन्होंने कहा कि भाई मैंने तो वापस जाना है, इसलिए कि मेरा तो सामान भी मुजफ्फराबाद पड़ा हुआ है, उम्र फौत हो गए। मंदोखेल साहब उनका बेटा मंदोखेल साहब आगे डिस्कशन को बढ़ाते हैं। मुझे ये बताएं कि ये जो खबर आई थी, एक जुमला कहने दो, मैं एक गुजारिश है। ये तो इस तरह ट्रेडिशन है कि जिस तरह जो अफगानिस्तानी है जो पाकिस्तान से पकड़ लेते, वो चमन बॉर्डर पे छोड़ लेते, वो पुलिस वाले रवाना होने से पहले वो खुद रवाना हो जाते हैं, तो ये तो वही ट्रेडिशन है। और दूसरी बात ये कि मैं आप सालिस हूं, जब मैं और बशीर मेमन साहब दोनों मुतालबा कर रहे हैं तो ये इख्तियार अब वज़ीर-ए-आज़म के पास है। इंक्वायरी एक्ट 1969 के तहत वो इसके ऊपर कमीशन बिठा ले हम दोनों की सीटों पे, ठीक है, और साथ में जो है ना फॉरेंसिक करा ले। ठीक है, इस पे मजीद बात करते हैं, एक ब्रेक शामिल करेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे।
वेलकम बैक नाज़रीन, डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। अच्छा मधुखेल साहब, मुझे ये कंफर्म करें कि ये पीपल्स पार्टी के जो डिसीजन सामने आया है कि पार्लियामान में आप लोग नून लीग की कोई ताउन नहीं करेंगे किसी भी कानून साजी के लिए? नहीं, हम आपकी मीडिया के थ्रू ये बातें सुन रहे हैं। मेरी पार्टी, मेरे बड़ों, हमारे तर्जमान की तरफ से ऐसा कोई अनाउंसमेंट हमने नहीं सुना है कि वो, हाँ ये हमने ज़रूर कहा है कि हम कश्मीर के इलेक्शन को मुस्तरद करते हैं, धांधली हुई है, सैकड़ों दरखास्तें पड़े, वो सारी बातें अपनी जगह पे, लेकिन हम अदम एतमाद की तहरीक लाएंगे या हम स्टैंडिंग कमेटी में ताउन नहीं करेंगे, ऐसी कादर खान मंदोखेल की ख्वाहिश तो हो सकती है, मगर पार्टी के लेवल पे अभी तक ऐसा फैसला सामने नहीं आया है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। बशीर साहब, आप इस पर क्या रिस्पॉन्ड करेंगे? अगर ये वाकई हो जाता है कि ताउन नहीं करती आपके साथ पीपल्स पार्टी पार्लियामान में भी, तो कल एक नून लीग के रहनुमा मौजूद थे, वो कह रहे थे हमारे पास एक और फार्मूला भी है, ज़ाहिर है पार्लियामान को तो चलाना है, हम कोई और फार्मूला ले आएंगे, फर्क कोई नहीं पड़ेगा। मैं आपको एक अर्ज करूं, ये कभी भी नहीं, जाहिर है जो हमारा इत्तेहाद हुआ था वो कुछ इन्होंने लिया था तभी ये आए थे, ठीक है ना, और जाहिर है इनके साथ हमारा वो है, इत्तेहाद है और इत्तेहाद ही रहता है। ये तो गर्मी सर्दी तो होती रहती है, ये तो कोई ऐसा इशू नहीं, कोई ऐसा इशू नहीं। तो मंदोखेल साहब, जजेस की तकरीरों पर भी आप साइन कर दिया ना सदर ने, तो इस डेवलपमेंट को क्या समझा जाए? क्या आप लोगों के मामला हल हो रहे हैं? देखा ना ये इख्तलाफात थे ना, कह रहे थे कि नहीं हो रहे, लेकिन आज हो गए ना। हाँ। सारे के सारे हो गए, वो कोई इशू नहीं है। जब ये इशूज छोटे मोटे होते हैं और जाहिर है जो 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 मेरे ख्याल में भी है, कोई ऐसा मसला नहीं। मंदोखेल साहब, मेरा आपसे भी ये सवाल है कि जिस तरह से बशीर मेमन साहब कह रहे हैं कि ये चले इख्तिलाफात थे, ख़त्म हो जाते हैं, जजेस की तकरीरों पर भी जो एक मसला क्रिएट हुआ था वो भी अब हल हो गया, उन्होंने साइन कर दिए हैं सदर ने, जिसके बाद यही समझा जा रहा है कि शायद अब आप लोगों के मामलात हल हो रहे हैं। अभी पार्लियामान में ताउन ना करने का भी आपने कहा कि ऐसा नहीं है आपके पास खबर। सर मुझे बताएं कि आप मुसलसल ये कहते रहे कि आज़ाद कश्मीर में मैंडेट चोरी किया गया है, ठप्पे लगाए गए हैं, आप लोगों के वोट को इज्जत नहीं दी गई, फिर आप लोगों ने कहा कारकुनों के कत्ल हुए हैं, तो सर ये सब कुछ आप लोग भूल जाएंगे? कारकुनों के कत्ल को भी भुला दिया जाएगा, दोबारा से मामला सही हो जाएंगे? नहीं, ये जब मैंने आपको जवाब आपको दिया ही नहीं है हाँ या ना में, तो आपने पहले से कैसे ये एडवांस पे एज्यूम कर लिया? आपने कहा मुझे इस बारे में, मतलब पार्टी को ऐसे नहीं, मीडिया के थ्रू ही आपको पता चला। पार्टी ने ऐलान नहीं किया ना, मैंने ये कब कहा कि हम भूल गए? मैंने ये तो नहीं कहा कि हम भूल गए। मैंने कहा मेरी कादिर खान मंदोखेल की ये ख्वाहिश जरूर हो सकती है कि अदम एतमाद की तहरीक लाई जाए और असम्बली में कोई ताउन नहीं किया जाए, ये मेरी ख्वाहिश है। अब पार्टी के जो फैसला है, मेरी बड़ों को जो फैसला होगा, उसके सामने तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, मैं तो अदना सरुकन हूँ। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये सारी चीजें हमारे जहन में है, कंप्लेंट जो है ना सारी जमा हो चुकी है। अब हो सकता है ये आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन गुजर गया, इसके ऊपर सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी इसके ऊपर बैठ के उन तमाम चीज़ों के जो खदशात है, हमारे कारकुनान की शहादत के, जख्मी होने की, धांधली के, क्वाला तक, पुल छोड़ने तक, ये सारी चीज़ों के ऊपर जो ना यकीनन पार्टी गौर करेगी और इस हवाले से कि आया मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के साथ तो तावन किया जाए या नहीं किया जाए, यकीनन जो मेरे बड़ों का फैसला होगा वो मेरा फैसला होगा। इस वक्त मैं आपको ये कह सकता हूँ कि होगा ना, ये कैसा नहीं होगा, अलबत्ता मेरी ख्वाहिश जरूर हो सकती है कैसे होना चाहिए। मंदोखेल साहब, मेरे साथ ना परवेज संदेला साहब मौजूद थे, रहनुमा मुस्लिम लीग नून, वो ये कह रहे थे कि बिलावल भुट्टो साहब जिस तरह के इल्जामात लगा रहे हैं ना इस वक्त, तो हो सकता है कि जरदारी साहब उनको अपनी जायदाद से भी आग कर दें। किसको आग कर दे? जरदारी साहब बिलावल भुट्टो साहब को अपनी जायदाद से आग कर देंगे जिस तरह के वो इल्जामात लगा रहे हैं इस वक्त। उसको बोलो तो अपने बाप के बारे में सोचो, कहीं तेरे को ना आग कर दे, तो जरदारी साहब और बिलावल साहब को छोड़िए, वो बाप बेटे हैं और सियासी वर्कर है, अपने बाप का सोचो कहीं वो आपको ना नाइल कर दे, जायदाद से आग ना कर दे। तो मंदोखेल साहब, ये जरदारी साहब के बारे में भी कुछ सहाफ़ी ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि कोई नाराजगी हो रही है उनकी शहबाज शरीफ साहब से सूबों के मामले पे, कोई इस बात की आप तस्दीक कर सकते हैं? किसकी नाराजगी हो रही है? जरदारी साहब की कोई नाराजगी चल रही है इस वक्त शहबाज शरीफ साहब से सूबों के मामले पे? देखिए, सूबों के मामले में सिर्फ जरदारी साहब की नहीं है, मुझ समेत तमाम पार्टी की चल रही है और खुद बशीर मेमन साहब बैठे हुए ये बता दे कि सिंध के टुकड़े होने चाहिए। आप पहले से सवाल है, उसके बाद जवाब देता हूँ मैं। मुस्तफ़ा कमाल साहब तो कह रहे हैं कि सूबों की बात पे आप लोगों की गैरत जाग जाती है, लेकिन जब बच्चे गटर में गिरते हैं तो तब आप लोगों की गैरत क्यों नहीं जागती? अब इतना बड़ा सूबा है और निचली सतह तक जो है वो इख्तियारात की मुंतकली नहीं होती, तो ज़रूरी है कि सूबे बनने चाहिए। मुस्तफ़ा कमाल को बोलो कि आपकी गैरत कहाँ मर गई जब आपने अलग पीएसबी बना के और आप माजरूम को ख़त्म करने के लिए, एमक्यूएम को दफनाने के लिए 259 लोगों को, मजदूरों को जिंदा जलाने वालों के ऊपर आपने जश्न मनाया, आपने क्या, उस वक्त आपकी गैरत किधर थी?
और फिर जहां अल्ताफ हुसैन की सीने पे सर रख के आप रोया करते थे और उसी अल्ताफ हुसैन को आप गालियां और बदतमीजियां करते थे, वहां गैरत किधर गई आपकी? और फिर मौजूदा एमक्यूएम को तो आप तस्लीम करने को तैयार नहीं है। क्या फारूक सत्तार ने वसीम बादामी की शो में नहीं कहा कि ये शुक्र करे कि इसको हमने एमक्यूएम ने तस्लीम किए? खालिद मकबूल सिद्दीकी तो अभी तक उनके कारकुनान को तस्लीम करने के देने। तो ये मुस्तफ़ा कमाल को बोलो अपनी गैरत के बारे में सोचे कि जिस तालीम में आप खा रहे थे उसी में छेद नहीं किया करे। हर आदमी की ज़मीर होती है, इज्जत होती है, मगर आपकी कौन सी ज़मीर है, कौन सी गैरत, कौन सी इज्जत है कि जिस तालीम में खा रहे हो उसी में जिस अल्ताफ हुसैन ने आपको दुनिया की बुलंदियों पे रखा, उसी को जो है ना खिलाफ आपने साजिश की है, उसी के खिलाफ आपने जो है ना वो मैं कहूँगा धोखा दिया है, उसी के खिलाफ आपने जो है ना उसी तालीम में छेद कर दिए। तो ज़मीर इस चीज़ की भी कोई नाम होती है को नहीं होती है, ये ज़रा ज़रूर मेरी तरफ से पूछे मुस्तफ़ा कमाल साहब से। ज़रूर। बशीर साहब, आप नहीं समझते कि जो बल्दियाती निज़ाम है उसको मजबूत कर लेना चाहिए? मतलब एक सिस्टम ऑलरेडी मुल्क में मौजूद है, हम उसको क्यों नहीं स्ट्रॉन्ग कर सकते, बजाय इसके कि एक नया निज़ाम लाएं, नए सूबे बने? मैं ये समझता हूँ कि जो कादिर मंदोखेल साहब फरमा रहे हैं वो तो खैर अब बहुत ज्यादा है। किसी को जो जो मौजूद ना हो उसके लिए कोई भी कमेंट देना मुनासिब नहीं होता। लेकिन खैर कादिर मंदोखेल एक वकील भी है, लॉयर भी है और जाहिर है मतलब उनका अपना एक तरीक़ाकार भी है। मैं ये समझता हूँ कि जो 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 कॉन्स्टिट्यूशनल तरीका है उसमें सिंध असेंबली ये मुस्तरद कर चुकी है। उससे बात करना किसी का भी मतलब अब जाए जो जो कॉन्स्टिट्यूशनल तरीका है वो यही है ना कि सूबाई असेंबली का 2/3 मेजॉरिटी ये पास करेगी तो आगे बात बढ़ेगी। ठीक, वो तो सिंध असेंबली वो कर चुकी है। यूनानिमस डिसीजन है सिंध असेंबली का जिसमें एमक्यूएम भी है, सारी की सारी पार्टियां, पीपल्स पार्टी भी है जिसमें हमारी तरीके पीटीआई भी है जिसमें हमारे मतलब सारे के सारे ये रिजेक्ट कर चुके। तो सर बिलावल भुट्टो साहब ने तो ये कहा था ना कि अवाम अगर चाहती है तो फिर बन सकते हैं, तो रेफरेंडम हो सकता है? मुझे नहीं पता, ये कानूनी पोजीशन है वो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे जो इतना इतना आइन का इतना पता है कि 2/3 मेजॉरिटी ऑफ प्रोविंशियल असेंबली। सही। अच्छा ना आज ये आइन चेंज हो जाए वो एक अलग चीज है, वो भी असेंबली करेगी ना आइन तो चेंज, वो भी असेंबली ने ही पास करना रेफरेंडम का। तो जाहिर है ये इलेक्टेड जो पार्लियामेंट है उसका जो काम है वही करेंगे ना। ठीक है मंदोखेल साहब, एक तो इस पर रिस्पॉन्ड कर दें कि बिलावल भुट्टो साहब ने ये कहा है कि अवाम अगर चाहे तो फिर सूबे बन सकते हैं, किस पर रिस्पॉन्ड कर दें कि कोई रेफरेंडम करवाया जा सकता है? मंदोखेल साहब मैं आपको सबसे पहले जो मैं बात करूंगा जी, हम ये क्यों कर रहे हैं कि बात यह है कि जो गटर में जो लोग गिर रहे हैं या जो भी डेवलपमेंट का जो हाल है, जो बजट का जो एक्सपेंडिचर्स का जो हाल है और सिंध में जो एक हड़ा उड़ी है, वो पंजाब में डेवलपमेंट क्यों हो रही है? पंजाब में डेवलपमेंट क्यों हो रही है? पंजाब के लोग सेटिस्फाइड क्यों हैं? सर्विस डिलीवरी वहां पर क्यों बेहतर है? अगर आप इजाजत देंगी तो मैं आपको, मेरे पास कुछ वीडियोस मौजूद है, मैं आपको वीडियोस वो शेयर कर दूंगा सिंध के स्कूलों की। हम तो बात करते हैं कराची की और हम बात करते हैं बंदर रोड मेमन साहब वीडियो मेरे पास भी है, मैं भी भेज दूंगा, बल्कि एम न्यूज़ के पास मौजूद है। जब एक ज़ेनी माजूर लड़की को थाने में रेप किया है कि एक दो नौजवान लड़कियों को लाहौर के थाने में उसको कत्ल किया गया है, वीडियो तो हमारे पास भी बहुत सारी है। मेमन साहब मेरी 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 बात तो सुने, मैं पूरी बात करूंगा तो फिर आपको शायद ये इतना वो नहीं रिएक्ट करने का कोई फायदा नहीं नजर आएगा। मैं आपको एक अर्ज करूं, ये जो आम आदमी है ना, सिर्फ और सिर्फ उसको कराची में डीएचए और रेस्ट ऑफ कराची दिखा दे कि डीएचए जिसको के फेडरल गवर्नमेंट कोई फंडिंग नहीं करती, वो अपने फंड्स खुद जनरेट करते हैं, उधर की सड़कें दिखा दे, उसका ड्रेनेज सिस्टम दिखा दे। अच्छा, और फिर जाकर के पीसीएचएस से इसको कंपेयर कर ले, पीसीएचएस से, पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सोसाइटी से, कहीं से भी, लियाकताबाद से, सुरजानी टाउन से,
अपने अपने कादिर मंदोखेल साहब अपने जो हल्के के जो रोड्स है, जो उनके जो स्कूल्स है, उनके जो कॉलेजेस है, उनके जो जहां पर ठीक है, चले मैं मंदोखेल साहब के इस पर ले लेती हूँ। मंदोखेल साहब, ये जो बशीर मेमन साहब कारकर्दगी की बात कर रहे हैं, पंजाब के किसी भी, मैं लाहौर की बात नहीं करूंगा, पूरे पंजाब लाहौर से तो कंपेरेबल नहीं है ना। मैं बात कर रहा हूँ कि आप पंजाब के छोटे साहिवाल, उकाड़ा से कंपेयर कर ले, मुल्तान से कंपेयर कर ले, गुजरावाला से कंपेयर, जवाब देने दें कि 2.5 साल बशीर साहब उनका जवाब ले लेते हैं और यहाँ पर 2.5 साल में क्या हुआ। ठीक है जी मंदोखेल साहब। देखो, ये तो पंजाब की गैरतमंद पुलिस का ये हाल है जिसका नाम सीसीडी है, जो थाने के अंदर माजूर लड़की को रेप करते हैं। और गैरतमंद पुलिस सीसीडी का ये हाल है कि 2 नौजवान लड़कियों को लाहौर के थाने में कत्ल करते हैं। उनकी गैरत का ये आलम है कि जब कच्चे के डाकू ने उसको पकड़ लिए तो पाक फौज आ गई उसको रेस्क्यू करने के लिए। ये सारे एविडेंस है सारे। और सेफ सिटी का ये हालम है कि वहां पे एक मियाँ बीवी जा रहा है लाहौर के पोश एरिया में, और बीवी मैनहोल में गिर जाती है और मियाँ को पुलिस पकड़ के मार के उसके कचूमर बना दिए। बोले मान लो कि तुमने इसको गिराया, वो तो मीडिया ने उठा लिए, एम न्यूज ने उठा लिए, तो फिर वो बात कहीं और चलेगी। बहुत सारे एविडेंस हमारे पास भी है। और मैं ये कहूंगा कि यही गैरतमंद पुलिस, आपकी ताकतवर पुलिस जो आपने जीबी, मुझे मुकम्मल करने दे बशीर मेमन साहब, बड़ी मेहरबानी होगी मुझे मुकम्मल करने दे। आपने बड़े चले मुकम्मल कर ले मंदोखेल साहब, मैं आती हूँ बशीर साहब की तरफ। आपकी इस गैरतमंद और ताकतवर पुलिस जहां दांधली के लिए अपनी जेबी और आजाद कश्मीर में इस्तेमाल की हमारे कारकुनों को कत्ल करके, इसी गैरतमंद और ताकतवर पुलिस को जरा बलूचिस्तान में बेलिए और पुख्तनख्वा में टीटीपी के लिए भेज दे, फिर पता चलेगा उनकी गैरत जो है ना वो कहां तक जाती है। नंबर 1 बात। दूसरी बात ये कि आपने जो बात की है जो सूबों के हवाले से, बशीर मेमन साहब के साथ मैं इत्तफाक करता हूँ। यही मैं सुनना चाह रहा था कि आइन का आर्टिकल 239 में सब क्लास 4 में यह दर्ज है कि जिस सूबे में मजीद सूबे बनाना हो वहां से 2/3 मेजॉरिटी से करारदाद पास कर ले, और फिर 2/3 मेजॉरिटी के जरिए कौमी असम्बली और सेनेट से तरमीम हो जाए, बना ले जिस सूबे बनाना है। और ये प्रोसेस ऑलरेडी पंजाब असम्बली में हो चुका है। करारदाद 2/3 मेजॉरिटी से जनूबी पंजाब के लिए पास हो चुका है, और ये करारदाद ऑलरेडी खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में हजारा सूबे के लिए ऑलरेडी पास हो चुका है। और यही मैं बलूचिस्तान की बात करूं, वहाँ कोई करारदाद तो नहीं है, मगर वहाँ पश्तून अलग हल्का है, बलूच अलग है, और एक दूसरे के साथ तो मुत्तफिक है कि अगर अलग होना है तो हम अलग हो सकते हैं। सिंध में, यहाँ कराची में 1.5 करोड़ पश्तून रहते हैं, मुहाजिर रहते हैं, सिंधी रहते हैं, बलोच रहते हैं, हजारे वाल रहते हैं, यहाँ पे क्रिश्चियन हिंदू सारे रहते हैं। और फिर मुझे एक चीज ये बता दे कि यहाँ सिंध असम्बली में क्या है किसी पार्टी के पोजीशन? नून लीग का तो एक भी एमपीए नहीं है। एमक्यूएम के जो आए वो फॉर्म 47 के जरिए, या मुस्तफा कमाल जो जीते वो तो आपके सामने बात हो चुकी है। तो यहाँ इतनी अपनी औकात बना ले एमक्यूएम वाले कि यहाँ 2/3 मेजॉरिटी से इलेक्शन जीते सिंध के अंदर, और जिस थाली में खा रहे थे उसी में छेद जरूर कर ले। तो मैं ये कहूंगा कि पहले उस पोजीशन पे तो लाए। अगर आपने जो बिलावल साहब की बात की, बिलावल साहब ने ये नहीं कहा कि आप रेफरेंडम कराए। जब असम्बलियां मौजूद हो, कवानीन मौजूद हो, आइन मौजूद हो, वहाँ रेफरेंडम की जरूरत नहीं है। और फिर क्या वो जनरल जियाउल्लक के रेफरेंडम की तरह आप रेफरेंडम कराना चाहते हैं? यानी फिर ये आर्टिकल 239 ये आइन की किताब को, और मंदोखेल साहब, बशीर साहब कारकर्दगी की बात कर रहे हैं ना पंजाब की, उस सारी कारकर्दगी के बावजूद भी सदर किसान इत्तेहाद जो है वो ये कह रहे हैं कि मरीम नवाज साहिबा इस्तीफा दें, नहीं तो 25 सितंबर से वो पूरे मुल्क को बंद कर देंगे। जी बिल्कुल। अब मैं तो इस बात को करूं, किसान एहतियात ने किया है, ट्रांसपोर्टर ने किया है, आज और कल से बंद है, और हुक्मसानी या जो भी उनका लायमल है वहां तक बंद रहेगा। क्योंकि आज 24 घंटे में आपको हवाला देता हूं दलाल के साथ, जब कराची में एक ट्रक लोड होता है ऑयल टैंकर या जो भी गुड सामान, वो जो रेट तय करता है और वो पहुंचता है 3 दिन में इस्लामाबाद, 2 दिन में लाहौर। 24 घंटे के बाद जब वो ट्रक सकर पहुंचेगा तो वो पेट्रोल का रेट कुछ और होगा। चले ये तो और मामला था, लेकिन इस्तीफा मांगना आप समझते हैं कि दुरुस्त है?
कि आप नया रेट दे, फिर लाहौर पहुंचने के बाद, फिर इस्लामाबाद पहुंचने के बाद, तो मैं समझ रहा हूँ क्या तमाशा बना के रखा है। दुनिया में पेट्रोल 2-3 रुपए बढ़े, यहाँ तो इनने सोर्स ऑफ इनकम पेट्रोल बना लिए। लेवी की मद में 4000 अरब रुपए अभी तक आवाम का खून चूस चुका है। लेकिन मंदोखेल साहब, इस्तीफा मांगना दुरुस्त है वजीर आला पंजाब से? देखिए, वो तो किसान एहतियात, यकीनन मैं उसके बारे में बात करूंगा तो पीपल्स पार्टी वाले की बात आ जाएगी। तो मैं ये कहूंगा कि ये अगर वो कह रहे कि जहां एक ज़रई मुल्क है और वो ज़रई मुल्क के 45 लाख टन गंदम पंजाब में जो ना हड़प कर चुके हैं, और वो 10 लाख टन मजीद इंपोर्ट करेंगे 1 खरब रुपए से ज्यादा, वो भी डॉलरों में, तो आप मुझे बताओ, पाकिस्तान तो एक ज़रई मुल्क है, कारखाने तो वैसे आपने बंद कर दिए, बिजली महंगी होने के लिए, पेट्रोल महंगे होने के, आपने ज़राअत भी खत्म कर दिए। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान का नाम जो ना वो पटवारी रख ले कोई, वो एग्रीकल्चर स्टेट तो रहा ही नहीं है। ठीक है, इस पर मजीद भी बात करते हैं, एक ब्रेक शामिल करेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। सर मंदोखेल साहब, मुझे ये क्लैरिफाई कर दें कि ये जो शफी जान साहब कह रहे हैं कि कोई सीनियर लीडरशिप से आपकी बात हुई है, कोई सीनियर रहनुमा है जिन्होंने रब्ता किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी, और मुमकिन तौर पर आप लोगों का उनसे इत्तेहाद हो सकता है या उस तरफ आप जा सकते हैं अपोजिशन में, ऐसा है सर? कोई ऐसे राब्ते जारी हैं? जी बिल्कुल, बिल्कुल जा सकते हैं। हमने तो 2024 के इलेक्शन में भी ऑफर किए पीटीआई को, पीटीआई ने हमारे इनकार कर दिए। उसके बाद बार बार कई शो में मैंने ऑफर किया है, और इस महंगाई के खिलाफ, इस धांधली के खिलाफ, इस हुकूमत के खिलाफ, इस ट्रांसपोर्टर, किसान, तमाम तबके के लोग इस वक्त एहतजाज पे हैं। तो ऐसी सूरत हाल में तो मैं कहता हूँ पीटीआई और दोस्तों से क्या आप हिम्मत कर रहे हैं, हद इत्तेमाद की तहरीक लाए, हद इत्तेमाद की तहरीक ला है, ताकि इस हुकूमत से छुटकारा हासिल हो, आपकी भी, हमारी भी, और पाकिस्तानी बाकी जो आवाम है उसके लिए भी। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि पीटीआई वाले मेरे ख्याल में अभी तक उसी पटली पे चल रहे हैं कि भाई खान को रिहा कर दो। बाबा, खान ठीक है, आपका लीडर है, आपको जदोजहद करना चाहिए, मगर खान के साथ साथ आवाम भी है जो महंगाई की चक्की में पिस रहा है। खान के अलावा ये आवाम भी जो दहशतगर्दी के नजर हो रहे हैं। लेकिन सर पीटीआई ये कह रही है कि आप लोग अपने आईनी ओहदे छोड़े और हमारे साथ आकर बैठे, मामला आगे बढ़ाते हैं। देखिए, ये तो फिर जब बैठेंगे तो बहुत सारी चीजें, बहुत सारे फैसले हो सकते हैं। बशीर साहब कह रहे हैं आईनी ओहदे आप नहीं छोड़ेंगे, बाकी सब इख्तिलाफात रखेंगे, वो भी हो जाए, वो छोड़ेंगे, वो ये मेरी बात सुने जी। अब ये तो खैर, अब मंदोखेल साहब ने बहुत ज्यादा, मतलब सर वो तो, ये तो आप लोगों के लिए थ्रेट नहीं है कि वो कह रहे हैं कि राब्ते भी जारी हैं, तहरीक अदम एतमाद आनी चाहिए। मेरी बात सुने, तहरीक इंसाफ इनकी इतनी बेइज्जतियां कर चुकी है, इन्होंने पहले हमारे साथ इत्तेहाद में एंटर होने से पहले बहुत कोशिश की कि पीटीआई इनके साथ बैठ जाए। पीटीआई ने कहा कि हम आप लोगों के साथ बैठ ही नहीं सकते। ये तो हमने मेहरबानी की थी कि आ जाओ यार, तुम्हारे साथ बैठ जाते। ना बशीर अहमद साहब, ना बशीर अहमद से अल्लाह का वास्ता ऐसा ना करे। बात ये होता है ना, अगर हम आपकी सियासी जनाजे को कंधा नहीं देते तो आप कहाँ होते, ये तो बताओ ना। ये तो हमारे पास, और सर देखिए, अब आपने मुश्किल वक्त में कंधा दिया था, वो कह रहे हैं आपके कंधा ना भी हुआ तो हमें फर्क कोई नहीं पड़ेगा, हमारे पास नंबर्स पूरे हैं। चलो सही, अभी कौमी असेंबली के इजलास आ रहा है, लेकिन इनकी जो ना, अच्छा अब इनका तो प्रॉब्लम है, इनका ये शरीफ लोगों का मसला है। इस तरह के ये जो मतलब ज़ाहिर है ये सच्चा कारकुन है, पढ़ा लिखा आदमी है ना, तो इसका सिस्टम से कोई ताल्लुक है। ये वो आदमी है जिसका सिस्टम से ताल्लुक नहीं है ना, शुक्र सिस्टम है ना मौजूद, सिस्टम है मौजूद। मैं नहीं मौजूद, आपने मेरी बात की तस्दीक कर ली है, मेरे आगे क्या करना है। सिस्टम मैं आपसे पूछ रहा हूँ, और आपने हाँ किया है कि सिस्टम मौजूद है। एक एमएनए इलेक्टेड पीपल्स पार्टी का बल्दिया से वो ये कह रहा है कि सिस्टम पूरे पाकिस्तान में मौजूद है। बशीर अहमद साहब, मैं तो कह रहा हूँ पूरे पाकिस्तान में जो रिश्वत है। चले मंदोखेल साहब तो कह रहे हैं कि वो इस सिस्टम का हिस्सा नहीं है, लेकिन सर ये कैसा सिस्टम है जिस पर पीटीआई खुद कह रही है कि हम अब गवर्नमेंट को सीरियस नहीं ले रहे, क्योंकि ये तो अपने वजीर के खिलाफ कोई बयान नहीं दे रहे, इतना डर है इनको। नहीं बेटा नहीं, मेरी बात सुनो, आप प्रोनाउंसिएशन सही करो ना, आप बोलो सिस्टम। वो सिस्टम वो दूसरा है, वो जो अमेरिका में भी चल रहा है, पाकिस्तान में भी चल रहा है, हर जगह पे चल रहा है, वो है सिस्टम।
सर तो मेरा यही आपसे सवाल है कि अब ये पीटीआई 27 सितंबर को आ रही है, जेयूआई जो है वो तैयारी कर रही है, अभी जिस तरह से मंदोखेल साहब ने कहा है कि राब्ते जारी हैं, हम भी उनके साथ शामिल हो सकते हैं, क्योंकि पीटीआई भी ये दावा कर रही है कि सीनियर जो लीडर हैं उनसे बातचीत जारी है। सर इसमें गुड्स ट्रांसपोर्ट भी बाहर निकल रही है, पेट्रोलियम एसोसिएशन वालों के साथ आप लोगों के इतने मसले हैं, तो ये सिस्टम आपका फिर चलेगा कैसे अगर ये सब बाहर आ गए? इंशाल्लाह बेटा ये सारा सिस्टम बिल्कुल ठीक होगा। लेकिन मैं तो अभी बात कर रहा था, कादिर मंदोखेल साहब ने अभी आपके सामने आपके बात की है कि सिस्टम पीपल्स पार्टी का सिस्टम है जो कि चलाता मैंने है। कहा पूरे पाकिस्तान में ये सिस्टम चल रहा है, मैंने पीपल्स पार्टी का नहीं बोला। मेरी बात तो सुने। मुझे एक बात बताइए कादिर मंदोखेल साहब, देखिए आप एक इंतहाई शरीफ और इंतहाई बेहतरीन आदमी, प्रोफेशनल लॉयर है और एक बिल्कुल एक सच्चे कारकुन है, लेकिन सियासी वर्कर है। मुझे बताए पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिस्टम चला रही है या कोई वो चल नया लफ्ज सिस्टम चलता है कराची में या नहीं चलता पूरे सिंध में? और मंदोखेल साहब, हुज़ैफा रहमान साहब भी ये कहते हैं कि जो मोहसिन नकवी ने सिस्टम कोलैप्स की बात की थी, उनसे मुराद जो थी वो सिंध के सिस्टम के कोलैप्स की मुराद थी, सिस्टम की। जी वो हुज़ैफा रहमान की क्या बात कर रहे हैं, उसका तो कोई पता नहीं होता। आज कुछ कह रहे कल कुछ कह रहे, उसकी क्या बातें बेचारे की। वो माओन खस्सी और वो मिनिस्टर बना फिरता है हर जगह पे, तो वो झूठ और फरेब का तो कोई जवाब नहीं है। दूसरी बात ये कि सिस्टम जो सिस्टम, बशीर मेमन साहब मुझे जुमला मुकम्मल करने दें, मुझे जुम्मा मुकम्मल, मैं आपकी बात की तरफ आ रहा हूँ। मैं कहता हूँ बिल्कुल सिस्टम मौजूद है, पूरे पाकिस्तान में मौजूद है, हर सूबे में मौजूद है, और हर ब्यूरोक्रेसी जो है ना वो सिस्टम करा रही है। मैं तो असेंबली में स्पीच की कि ये करप्ट ब्यूरोक्रेसी है, मैंने सिर्फ लाहौर की ब्यूरोक्रेसी की बात तो नहीं की है, मैंने पिछले असेंबली में बाकायदा ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ जो मैंने स्पीचेस किए, जो मैंने एक बिल पेश किए कि रिटायर्ड लोग आए उनको आप दोबारा जो ना वो सरकारी ओहदों पे तैनात न करे, मुस्लिम लीग नून ने रिजेक्ट कर दिया उस बिल को। मैं तो कहता हूँ ब्यूरोक्रेसी करप्ट है, और मैं साथ थोड़ी कहता हूँ, IMF भी कहता है कि ये करप्ट है। मेरी बात तो सुने, मैंने सिस्टम की बात की, मैंने सिस्टम की बात की। चल मंदोखेल साहब, आप चूंकि कानून को भी जानते हैं, मेरा एक सवाल ले लें। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों ने गारंटी दे दी है हुकूमत को कि हम कोई सियासी गुफ्तगू नहीं करेंगे, हमारी मुलाकात करा दी जाए। सर आप कानून को इतना जानते हैं, अब क्या रुकावट है, अब उनकी मुलाकात क्यों नहीं करवाई जा रही? नहीं, मैं बिल्कुल PTI की बात से मुत्तफिक हूँ, पहले भी, क्योंकि मैं आइन और कानून के तालिब इल्म के अलावा मैं जेल रिफॉर्म्स कमेटी सिंध का 10 साल रुकन रहा हूँ। मुझे जेल के सारे जो रूल्स है वो सब पता है, और आइन का आर्टिकल 10 से जो पीपल्स पार्टी के दौर में आइन में शामिल हुआ, वो भी ये कहता है कि आप किसी कैदी को, चाहे इसके ऊपर जो भी इल्जाम हो, उसको अपनी वकला से, अपने घर वालों से मुलाकात से मना नहीं कर सकते हो। लेकिन उसके साथ ये एक मसला था जो मैं भी उसकी मुखालफत कर रहा था कि जैसे कोई इमरान खान साहब से मिलते और बाहर आके वो फौज के खिलाफ और पाकिस्तान रियासत के खिलाफ और जो ट्वीट होती थी, तो ये बहाना भी खत्म हो गया। हमेशा से था। बाकी मुलाकात का मैं पहले से हिमायती तो आज भी हूँ। अगर PTI वाले वो रियलाइज कर रहे हैं और आज उन्होंने मान लिया कि वाकई हमसे माजी में गलती हुई है, इस तरह ट्वीट करके पाकिस्तानी अदारों के खिलाफ, पाक फौज के खिलाफ मुजीब रहमान की वीडियो लगा के, तो अगर वो उस चीज को गलत कहा है तो मैं कहता हूँ कोई अर्ज नहीं है, मुलाकात होनी चाहिए खान साहब से, और इनके इलाज भी होना चाहिए, एक कैदी का हक है। तो बशीर मेमन साहब, अब मंदोखेल साहब भी कह रहे हैं और अब तो उन्होंने गारंटी भी दे दी है कि गुफ्तगू नहीं करेंगे सियासी। एक ही बहाना था ना हुकूमत का कि वो सियासी गुफ्तगू करते हैं बाहर आके, वो तो अब कह रहे हैं नहीं करेंगे, तो सर क्यों नहीं करवा रहे आप लोग उनकी मुलाकात? बहाने की ये बात नहीं है, मैं आपको बताऊं। नहीं तो सर और फिर क्या रीजंस थी कि आज 8 महीने से उनकी मुलाकात क्यों नहीं करवाई जा रही? हो सकता है वो खुद नहीं मिलना चाहते हो। सर ऐसे कैसे हो सकता है कि अपनी फैमिली से इंसान ना मिलना चाहता हो, या फिर आप सहूलियात इतनी ज्यादा दे रहे हैं? क्या कर रहे हैं आप जो वो कह रहे हैं कि खुद नहीं मिलना? जो भी उनको मैं आपको एक अर्ज करूं कि ये जेल मैनुअल में सुपरिटेंडेंट जेल इज अथॉरिटी, उसी ने कोई किया होगा। और मैं समझता हूं कि जो अगर कोई और रिजर्वेशन नहीं है कोर्ट को, तो मिलने में कोई ऐसा कोई वो नहीं है, बौछार नहीं तो सर, है। कोई जेल सुपरिटेंडेंट किसी को तो जवाबदेह है ना? बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूँ कि मरियम नवाज साहिबा पूछ लें, पंजाब में आता है अडियाला, पूछ लें उनसे, जवाब ले लें।
मेरी मेरी आज तो सुने। जी। अब वो जाए, जाकर अप्रोच करें जो रेलेवेंट लीगल फोरम्स है उन पे। रेलेवेंट ये कादिर मंदोखेल साहब एक जेल फॉर्म्स कमेटी के मेंबर रहे हैं चलिए 10 सर, इस साल पे तक। मेरा आपसे एक सवाल ये है कि अगर जेल सुप्रिटेंडेंट ने ही सब कुछ डिसाइड करना है, जेल मैनुअल के मुताबिक होना है, मेरी तो बात फिर सुन- राना सनाउल्लाह मेरी साहब बात ऐसी सुनिए। स्टेटमेंट क्यों देते हैं कि मुलाकात नहीं होगी, आप लोग बंदे इकट्ठे करने का बंदोबस्त करें? पाकिस्तान में एक ही प्रॉब्लम रह गया है, वही जो कल परसों एक बात हुई थी। सुहेल अफरीदी साहब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो किसी ने कहा कि जी इतने लोग, इतने पुलिस वाले शहीद हो गए लकी मरवत में, इतने पुलिस वाले शहीद हो गए हंगू में, और आप लॉ एंड ऑर्डर रात को जो है यहाँ पे बिल्कुल रेट ऑफ द गवर्नमेंट खत्म हो जाती है, डीआई खान बन्नू इस साइड पे। तो सुहेल अफरीदी साहब ने ये जवाब दिया कि जी हम तो इमरान खान की रिहाई के लिए बात कर रहे हैं, उनकी मुलाकातों के लिए बात कर रहे हैं। आप बात करो कि आम आदमी के लिए हमने क्या काम किया है, दफा हो जाओ। मतलब चलें सर, ये बात तो कहीं और आप ले गए हैं। मैं मुझे सिर्फ इतना बता दें कि मुलाकात होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, आप अपना मौक़िफ़ बता दें। चलें इज इट इम्पोर्टेंट सर, व्हाई नॉट? मतलब नवाज शरीफ साहब की भी तो होती थी ना मुलाकात, उस वक्त भी आप लोगों के यही कंसर्न्स होते थे। मरियम नवाज साहिबा ने अभी उस दिन जो खिताब किया था उस पर वो अपनी दर्दनाक कहानियां बता रही थी कि मेरे साथ ये होता था। उसके बाद उन्होंने जो है इस्लाहात भी की हैं कि अब ये सहूलियात कैदियों को मिलनी चाहिए। तो वो तो एक साबिक वजीर आजम है ना, वो तो एक सिंपल कैदी के बारे में कह रही थी कि इतनी सहूलियात होनी चाहिए। मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। ये जेल जो है वो जुल्फिकार अली भुट्टो शहीद से लेकर के मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा, नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, मरियम नवाज साहिबा, हमजा शहबाज, मतलब जितने भी सियासी पॉलिटिकल वर्कर्स हैं जी, मतलब नेम एनीबॉडी, खुर्शीद शाह, अच्छा। आफ्ताब शबान मीरानी, मतलब हाँ ये सर चले जितने नाम आपने लिए मुझे बता दें, कौन सा ऐसा लीडर था जिसको 8 महीने फैमिली से नहीं मिलने दिया गया था और कैद तन्हाई में रखा गया था, मुझे ये बता दें। और जिसको बाहर लेके आया जाए, हॉस्पिटल्स लाया गया और उसकी फैमिली को ना बताया हो, ये भी बता दें। जितनी मुझे बताएं, मैं आपको बताता हूँ जी। अब आते हैं, अगर ये बहुत लंबी कहानी हो जाएगी। मैं आपको एक बड़ी छोटी सी बात बताता हूँ। जितनी सहूलियात इस कैदी को अवेलेबल है और जितनी इसकी कैद डिस्कस होती है, मुझे बताएं केपीके की डेवलपमेंट डिस्कस होती है? केपीके का लॉ एंड ऑर्डर डिस्कस होता है? नहीं। कोई पूछता है वजीर आला केपी से कि भाई हमारे लिए तुमने क्या किया? जैसे एक बच्ची खड़ी हो गई थी स्वात में कि जी आप हमारे लिए काम तो करो ना। तो बात यह है कि हम भी, लेकिन इस पे सीएम साहब कहते हैं कि मैं वजीर दाखिला मोहसिन नकवी के साथ मुसलसल राब्ते में भी हूं और इस चीज पर बातचीत भी होती है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि जो मेरी पॉलिसी है, अगर उस पर आप लोग इत्तेफाक कर लें तो 100 दिन में अमन आ सकता है केपी में। मैं ये दावा कर रहे हैं। इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। पाकिस्तान में जो हमारी जो वो है 2 सूबे, उनमें क्या हाल है, पहले हम उधर का तो बात करें जहाँ के वो। सर लेकिन ये इंपॉर्टेंट इशू होगा तभी एमनेस्टी इंटरनेशनल वाले भी रिपोर्ट्स लिख रहे हैं इस पर कि उन्हें कैद तन्हाई में रखा जा रहा है। ये गलत है। तालिबान जो कुछ कर रहे हैं, टीटीपी जो कुछ कर रही है वहां पे केपीके में, वो इस वजह से कर रही है इमरान खान की मुलाकात नहीं हो रही। जिस दिन वो इमरान खान से मुलाकात हो जाएगी तो बातें ठीक हो जाएंगी। खुदा का वास्ता क्या कर रही है आप? अब क्यों इतना बड़ा इल्जाम लगा रही है? ठीक है बशीर साहब, मुझे एक शॉर्ट कमेंट इस पर कर दें कि ये जो तहरीक इंसाफ वाले कह रहे हैं, दावा तो ये कह रहे हैं कि 20 लाख बंदा वो लेके आएंगे 27 सितंबर की कॉल पर, और उस पर तलाल चौधरी साहब कह रहे हैं कि ये 1.5 से 2 लाख बंदा भी ले आए तो हम खुद ही हुकूमत छोड़ देंगे। तो अगर वो ये फिगर पूरा कर लेते हैं और लोगों को इकट्ठा करने में कामयाब हो जाते हैं तो छोड़ देंगे आप लोग हुकूमत फिर? बेटा अगर 20 लाख बंदा, वो उसकी बहन बेचारी रोती रही, 10,000 बंदा इकट्ठा हो जाए अडियाले के बाहर, वो कभी भी 150 से ज्यादा इकट्ठे नहीं हुए, 250 से ज्यादा। तलाल चौधरी साहब ने जो 1.5-2 लाख का नंबर दिया, ये तो मेरा ख्याल है हो सकता है ना, क्योंकि वो तो कुछ ऐसी खबरें भी हैं कि वो सितंबर का वेट इसलिए कर रहे हैं कि यूनिवर्सिटीज खुलें, तो अगर वो वाला एक काम भी हो सकता है कि अगर नौजवानों को साथ मिला लिया जाए। बेटा मेरी बात सुने, अब पता लग जाए। वो 10,000 लोग इकट्ठे नहीं हो सके अडियाले जेल पे, हर हफ्ते बेचारी जाती थी वो,
मुझे तो जिस तरह होता है, एक हमारी बहन है, हमें खवातीन का एहतराम करना है। वो बेचारी जाती थी और सर्दी में, गर्मी में, बारिश में अपने भाई से मिलने के लिए, और वो वहां पे इंतजार करती रहती थी। 150 से ज्यादा लोग नहीं होते। ठीक है, बहुत शुक्रिया बशीर मेमन साहब हमारे साथ मौजूद थे। इसके साथ साथ कादर मंदखिल साहब ने हमें ज्वाइन किया था। बहुत शुक्रिया आप दोनों के कीमती वक्त का। नाज़रीन, इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। अपनी मेज़बान ईमान नवाज को दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।